गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का न्यू चैप्टर जिसका नाम है कार्बन। ये चैप्टर अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में केमिस्ट्री का एक लगभग 80% पार्ट्स इसी चैप्टर में छुपा हुआ है। तो एक नया चैप्टर लेकर के हम आपके सामने हैं जिसका नाम है कार्बन। ये क्लास 10th का केमिस्ट्री का टॉपिक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी पूरे केमिस्ट्री को पसंद किए होंगे और कार्बन जो लास्ट चैप्टर है आपका, क्योंकि बाद बाकी 10th का केमिस्ट्री पढ़ा दिया जा चुका है, ये आपका इसे भी आप पसंद करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन को। सबसे पहली बात आप ये जानिए कि जब हम लोग आवर्त सारणी आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे बताए थे कि कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के 14वें समूह में मौजूद है। 14वें 14th ग्रुप का एलिमेंट है कौन? कार्बन। और 14th ग्रुप में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn और Pb। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और सीसा। ये कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये टीन है और ये सीसा है। इसको रखा जाता है अधातु के श्रेणी में। इस दोनों को रखते हैं अर्धचालक की श्रेणी में और ये दोनों है आपका धातु। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कार्बन अधातु है, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों मशहूर है अपनी अर्धचालकता के लिए, और सीसा और ये कौन है, ये टीन, ये दोनों मशहूर है अपने धात्विक गुण के लिए। तो इस प्रकार से 14वें समूह में धातु, अधातु और अर्धचालक तीनों के तीनों मौजूद हैं। और ये जो आपके पास सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इसको हम लोग उपधातु भी कहते हैं। उपधातु, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम को आप क्या कहते हैं? उपधातु। तो सबसे पहली बात कि कार्बन जो है वो 14th ग्रुप 14वें समूह का एलिमेंट है, नंबर एक। दूसरा, कार्बन का संकेत C है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन का संकेत C है। कार्बन का विन्यास 1s2 2s2 2p2। ओके, मतलब इसका विन्यास हो गया 2,4। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 है। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 है। नेक्स्ट, कार्बन सहसंयोजक बंधन बनाता है क्योंकि 4 इसके पास है और 4 लेकर के अष्टक पूरा करेगा, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, मतलब ये सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। कौन? कार्बन। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि कार्बन का विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6, 2 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 2, संयोजकता 4, और ये कैसा बंधन बनाता है? सहसंयोजक बंधन बनाता है। कार्बन कैसा बनाएगा? सहसंयोजक बंधन बनाता है। कंप्लीट। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गया। कार्बन इस प्रकृति में 2 अवस्था में पाया जाता है। कार्बन इस प्रकृति में सबसे पहली बात जान लो आपकी, कार्बन जो है वो मिट्टी में भी है, कार्बन हवा में भी है। कार्बन मिट्टी में 0.02%, कार्बन मिट्टी में कितना है? 0.02%, और हवा में है 0.03%। कार्बन की मात्रा मिट्टी में कितनी है? 0.02%, और कार्बन की मात्रा हवा में कितनी है? 0.03%। ओके, नेक्स्ट, कार्बन प्रकृति में 2 अवस्था में मौजूद है। कार्बन जो है वो प्रकृति में 2 अवस्था में मौजूद है। एक होता है मुक्त अवस्था और एक होता है संयुक्त अवस्था। कार्बन की जो प्रकृति है वो क्या क्या है? एक है मुक्त अवस्था और एक क्या है? संयुक्त अवस्था। क्या बोले? कार्बन इस प्रकृति में 2 अवस्था में मौजूद है। कौन कौन? एक हो गया मुक्त अवस्था और एक हो गया संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था के रूप में कार्बन की अवस्था कितनी हुई? 2 अवस्था। एक हो गया आपका मुक्त अवस्था और एक कैसा हुआ? संयुक्त अवस्था। ये जो मुक्त अवस्था है इसमें कार्बन पाया जाता है। ये किसकी अवस्था है भाई? तो ये है कार्बन की अवस्था। कार्बन कितनी अवस्था में? प्रकृति में 2 अवस्था में, एक हो गया मुक्त अवस्था और एक हो गया संयुक्त अवस्था। ये जो मुक्त अवस्था है, मुक्त अवस्था के रूप में ये होता है, मुक्त अवस्था के रूप में ये है हीरा के रूप में, दूसरा है ग्रेफाइट के रूप में, और तीसरा है कोयला के रूप में। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट इसका अवस्था है प्रकृति में। हीरा के रूप में,
ग्रेफाइट के रूप में और कोयला के रूप में। इस तीनों का, हीरा को भी सी से, ग्रेफाइट को भी सी से, कोयला को भी सी से। ये तीनों कैसा है? मुक्त अवस्था है। और दूसरा कौन हो गया? संयुक्त अवस्था। ये कार्बन प्रकृति में संयुक्त अवस्था में कौन कौन? सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, उसके बाद हो गया हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के रूप में, उसके बाद विटामिन के रूप में, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के रूप में, उसके बाद प्रोटीन के रूप में, उसके बाद यूरिया के रूप में। ये सभी जो है, ये सभी कार्बन की संयुक्त अवस्था है। कहाँ? प्रकृति में। प्रोटीन हो गया, प्रोटीन के बाद यूरिया हो गया, तो ये सभी क्या है? ये सभी यूरिया हो गया, तो ये सभी क्या है? संयुक्त अवस्था है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, यहाँ CO3 करेंगे, कार्बोनेट के रूप में, हाइड्रोकार्बन के रूप में, विटामिन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, यूरिया के रूप में। ये सब क्या है? कार्बन की संयुक्त अवस्था है। और ये क्या है? मुक्त अवस्था है। प्रकृति में कार्बन जो है वो मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। कंप्लीट। दूसरी बात, प्रकृति में हम आपको बताए थे कि 114 तत्व मौजूद हैं। आपको अगर याद हो 114 तत्व मौजूद हैं, उसमें से एक हो गया कार्बन, तो बचा कितना? 113 गो एलिमेंट। सर, कार्बन का जितना यौगिक है उसका आधा से भी कम है ये बिना कार्बन का। 113 तत्व का जो यौगिक है ये सभी मिल करके लगभग 50,000 यौगिक बनाते हैं, लेकिन कार्बन अकेला 10 लाख यौगिक बनाता है। फिर समझिएगा, कार्बन का अकेला, इस प्रकृति में कार्बन का अकेला 10 लाख यौगिक है, और कार्बन को छोड़ देंगे तो कितना बच गया? 113 एलिमेंट, और ये 113 मिलकर के मात्र 50,000 यौगिक बनाता है। इसीलिए आप समझिए कि जिसको 10 लाख लोग चाहने वाले होंगे उसका अपना एक अलग साम्राज्य होगा। बहुत जल्द शायद हमारे YouTube चैनल को भी अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा तो 10 लाख से अधिक लोग चाहने वाले होंगे। तो क्या हो गया कि जब इस कार्बन का 10 लाख से अधिक चाहने वाला है, कार्बन बोला हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे, हम अपना एक अलग संसार बसाएंगे। बोला बसा लो, सब लोग मिलके बोल दिया, ये बेचारा बसा लिया, और उसका नाम दिया कार्बनिक रसायन। क्या नाम दिया? कार्बनिक रसायन। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल कार्बन के बारे में पढ़ना है, और कार्बन अभी तक में 10 लाख से अधिक यौगिक बना करके अपना एक अलग खाता खेसरा बना लिया है, और उसका नाम क्या दिया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जिस केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के जिस पार्ट में आप केवल कार्बन के बारे में पढ़ते हैं उसका नाम क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसीलिए आप केमिस्ट्री को आगे चल के 3 भाग में बांट देंगे। एक होगा फिजिकल केमिस्ट्री, एक होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कार्बन को पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को छोड़ करके जितने सारे तत्व हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री में 114 तत्वों के फिजिकल गुण, भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो आपका केमिस्ट्री है वो कितने भाग में बट गया? 3 भाग में। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप किसके बारे में पढ़ते हैं? कार्बन के बारे में। कार्बन का अकेला 10 लाख से अधिक यौगिक है, और कार्बन को छोड़ करके जो 113 तत्व बचा है उन सभी को मिला के मात्र कितना? 50,000 यौगिक है, गिना हुआ एकदम से। इस तरीके से आपने क्या देखा कि कार्बन इस प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। कंप्लीट। प्रकृति में, नेक्स्ट, प्रकृति में आप कुछ भी देखते हो, प्रकृति में आप कुछ भी देखते हो। सुबह उठ के आप ब्रश पेस्ट लेते हो, और सोते समय आप तकिया का यूज करते हो, या आप कुछ भी खाने पीने का पदार्थ यूज करते हो, आप कपड़ा यूज करते हो, बुक यूज करते हो, पेन यूज करते हो, खाने पीने का सामान कुछ भी यूज करते हो, सभी में कार्बन है। आप कुछ भी भर दिन में यूज करते हैं उन सभी में कार्बन है। आप कुछ भी यूज करते हैं उन सभी में कार्बन है, कुछ चीजों को छोड़ करके। ओके, नेक्स्ट, आप ऐसा समझिए कार्बन की महत्ता एक लाइन में, यदि पृथ्वी पर से कार्बन हटा दिया जाए, कार्बन की महत्ता को सुनिएगा कान खोल के, यदि पृथ्वी पर से कार्बन को हटा दिया जाए तो पृथ्वी का स्थिति वैसा ही हो जाएगा जैसा स्थिति चंद्रमा का है। अर्थात अगर हम लोग पृथ्वी पर से कार्बन हटा दें तो पृथ्वी पर का जो वायुमंडल है वो पूरी तरीका से खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे जनजीवन नष्ट हो जाएगा, उसी प्रकार जैसा स्थिति चंद्रमा का है। ओके, जैसे आप लोग सुने हो कि चंद्रमा पे लोग जमीन खरीदता है, चंद्रमा पे लोग रहने लायक माहौल बनाता है, रहता क्यों नहीं है?
इसलिए नहीं रहता है क्योंकि वहाँ पे कार्बन की मात्रा कम है। कार्बन की मात्रा कम होने की वजह से वहाँ वायुमंडल कमजोर है। वायुमंडल कमजोर होने की वजह से वहाँ पे जो है प्रकृति वो मजबूत नहीं है, इसीलिए वहाँ पे मानव को रहने के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। इसीलिए वहाँ पे हम मानव या जीव जंतु सस्टेन खुद को नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे खुद को स्थिर नहीं रख पाते हैं। दिस इज द रीजन। ओके, तो आपने क्या देखा, कार्बन की महत्ता बहुत अधिक है। और कार्बन जो है हमारे आसपास वो अलग अलग अवस्था में मौजूद है, अलग अलग। जैसे एक तो हो गया मुक्त अवस्था और एक संयुक्त अवस्था। एक है उसके रूप के आधार पर, जैसे ठोस के रूप में, द्रव के रूप में, गैस के रूप में। तो कार्बन जो है, अगला हेडिंग देंगे आप, कार्बन की अवस्था, कार्बन की भौतिक अवस्था, कार्बन की भौतिक अवस्था, कार्बन की भौतिक अवस्था। तो कार्बन जो है वो 1 से लेकर के 4 तक ये होता है गैस के रूप में। कार्बन 1 से लेकर के 4 तक किस रूप में होगा, गैस के रूप में। कार्बन 5 से लेकर के कार्बन 16 तक, हालांकि कार्बन 5 जो है वो गैस और द्रव दोनों रूप में होता है, तो ये हो गया आपका द्रव के रूप में, द्रव के रूप में। और 16 के बाद, 16 के बाद जो है, 16 के बाद वो होता है ठोस के रूप में। ये है कार्बन की भौतिक अवस्था। क्या बोले हम, यदि कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 4 तक गैस अवस्था में होगा, कार्बन 5 से लेकर के कार्बन 16 तक द्रव अवस्था में होता है, कार्बन 16 से लेकर कार्बन 16 के बाद वो ठोस अवस्था में होता है। कंप्लीट। क्या बोले, कार्बन 1 से 4 तक गैस की अवस्था में, 5 से 16 तक द्रव की अवस्था में, 16 के बाद जो होगा वो ठोस की अवस्था में होगा। कंप्लीट। उसके बाद अब आप पढ़ेंगे कार्बन का नामकरण, कार्बन का नामकरण। कार्बन का नाम कैसे हम लोग लिखते हैं, क्या क्या नाम देते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन इत्यादि होने पर उसका क्या क्या हम लोग नाम देते हैं। तो आपने क्या बोला, अगला हेडिंग है कार्बन के नाम, कार्बन के नाम, कार्बन के नाम देखेंगे। अगर 1 कार्बन है तो उसका नाम है मीथ, 1 कार्बन का नाम क्या है, मीथ। और इस नेम को बोलते हैं यूपैक नेम, IUPAC, यूपैक नेम। यूपैक का पूरा नाम होता है, आई से होता है इंटरनेशनल। कितना बार ये डायरेक्ट पूछ देता है, यूपैक का पूरा नाम क्या होता है, क्या बोले, इंटरनेशनल। यू से होता है यूनियन, बीच में एक अपने मन से लगा देंगे ऑफ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ। पी से होता है प्योर, उसके बाद एक बीच में लगा देंगे अपने से एंड। ए से होता है अप्लाइड और सी से होता है केमिस्ट्री। इसको 2-3 बार आप जल्दी जल्दी अपने मन से पढ़िए। यूपैक जो है इसको हम लोग बहुत सारे लोग इसको IUPAC भी पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इसको यूपैक पढ़ें। क्या पढ़ें इसको आप यूपैक पढ़ें, ऐसे ऐसे देखिए, आप इसे क्या पढ़ें, यूपैक पढ़ें। क्या नाम है इसका, यूपैक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या बोले पढ़ने इसको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यूपैक। तो C1, 1 कार्बन का नाम मीथ, 2 कार्बन का नाम है इथ, 3 कार्बन का नाम है प्रॉप, 4 कार्बन का नाम है ब्यूट, 5, इसको बट नहीं पढ़िएगा, ब्यूट पढ़िएगा। 5 कार्बन का नाम है पेंट, 6 कार्बन का नाम है हेक्स, 7 कार्बन का नाम है हेप्ट, 8 कार्बन का नाम है ऑक्ट, 9 कार्बन का नाम है नॉन, 10 कार्बन का नाम है डेक, 11 कार्बन का नाम है अनडेक, 12 कार्बन का नाम है डोडेक, 13 कार्बन का नाम है ट्राइडेक, 14 कार्बन का नाम है टेट्राडेक, 15 कार्बन का नाम है पेंटाडेक, 16 कार्बन का नाम है हेक्साडेक। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। केवल आप मैक्सिमम 10 तक याद रखो, काफी है। कार्बन 1 का नाम है, 1 कार्बन को मीथ, 2 कार्बन को इथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक। ओके, तो मीथ, ईथ, प्रॉप, बट, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। क्या बोले, मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, नॉनाडेक, डेकाडेक। इस तरीके से क्या होता है, चलता रहता है। अब आपको ये समझना है कि 1 कार्बन को आपने क्या बोला, मीथ, 2 कार्बन को क्या बोला, ईथ। तो ये सभी कैसा नाम है, ये सभी इसका यूपैक नेम है। लेकिन कभी कभी हम लोग 1 कार्बन के जनरल नेम को देखेंगे, यहाँ पे जनरल नेम है, ठीक, कार्बन का जनरल नेम 1-2 ठो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आपको जान लेना है कि जनरल नेम ऑफ कार्बन, जनरल नेम ऑफ,
जनरल नेम ऑफ कार्बन। तो कार्बन का जनरल नेम क्या है? एक कार्बन रहेगा तो उसको हम लोग मोनो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनो। एक कार्बन क्या बोलते हैं? मोनो। दो कार्बन जब रहता है तो इसको डाई बोल देते हैं। तीन कार्बन को हम लोग ट्राई बोल देते हैं और चार कार्बन को टेट्रा बोलते हैं। ये थोड़ा सा जनरल नेम। हालांकि आप देखेंगे कि चार के बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं आप? ब्यूट बोलते हैं, लेकिन चार कार्बन को जनरल नेम में क्या बोलते हैं? टेट्रा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? टेट्रा। टेट्रा टेट्रा क्या बोलेंगे उसको? टेट्रा। तो जनरल नेम ऑफ कार्बन का, एक कार्बन रहेगा तो मोनो, दो कार्बन रहता है तो डाई, तीन कार्बन रहता है तो ट्राई, चार कार्बन रहता है तो टेट्रा, पांच रहता है तो पेंटा, उसके बाद फिर यही शुरू हो जाता है हेक्सा, हेप्टा, इसीलिए आगे नहीं लिखे हैं। एक कार्बन रहेगा तो मोनो, जैसे देखो ना आप बोलते हो ना CO, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, एक रहेगा तो मोनो, दो रहेगा तो डाई, तीन रहेगा तो ट्राई, चार रहेगा तो टेट्रा, ऐसे हम लोग इसको बोलते हैं। कंप्लीट। नेक्स्ट, अब आपको ये जानना है, आपने क्या बोला कि कार्बन जो है वो अपने खुद 10 लाख से अधिक यौगिक बनाया है। कार्बन जो है वो क्या किया है? 10 लाख से अधिक यौगिक बनाया है। सर सबसे पहली एक बात जान लो कि इसके 10 लाख से अधिक यौगिक बनाने का कारण क्या है? कार्बन का इतना अधिक यौगिक बनाने का कारण क्या है? आपको क्या जानना है कि कार्बन का इतना अधिक यौगिक बनाने का कारण क्या है? तो सबसे पहली बात, आज का दूसरा हेडिंग है कार्बन के 10 लाख से अधिक यौगिक होने का कारण। आज का हेडिंग है कार्बन का 10 लाख से अधिक यौगिक होने का कारण क्या है? कार्बन का 10 लाख से अधिक यौगिक होने का दो कारण है। पहला कारण है इसका सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन, क्या बोले? सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन आपको हम एसिड बेस में शायद पढ़ाए हैं। वहां ये बताए थे कि सहसंयोजक का मतलब होता है कि वैसा बंधन जो इलेक्ट्रॉन का आपसी साझेदारी से बनता है। तो कार्बन जो है वो लगभग 98% तत्वों के साथ अपना जो है सहसंयोजक बंधन बना पाता है। ओके, तो सबसे आप समझिए, जो इंसान 98% लोगों को जानता हो तो उसका तो एक बहुत बड़ा ग्रुप होगा। तो उसका पहला कारण है सहसंयोजक बंधन, और दूसरा जो मेन कारण है वो है कार्बन का कैटेनेशन गुण। कार्बन का कैटेनेशन गुण को बोलते हैं कैटनीकरण। ये कैटनीकरण क्या है आपको समझना पड़ेगा। कैटेनेशन गुण, कार्बन का कैटेनेशन गुण, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, कार्बन का कैटेनेशन गुण। इसी कारण से कार्बन इतना बड़ा यौगिक, इतना अधिक से अधिक यौगिक बना पाता है। क्या है जरा इसको समझते हैं। सबसे पहली बात, अपने आप घर में देखे होंगे कि अगर किसी घर में भाई आपस में मिल के रहता है, अगर उसके घर में एकता होती है तो वो गांव में अधिक से अधिक लोगों के बीच प्रभावकारी बन के रहता है। उसकी एकता को देख करके अगल बगल के लोग उससे उलझना नहीं चाहता है। मेन बात यही है। कार्बन में क्या गुण है? जैसे आप सोडियम को देखे होंगे तो क्या देखे आप, क्या एक सोडियम को क्लोरीन से जुड़े हुए खूब देखे होंगे, क्योंकि किसी को अपने घर के लोग पसंद नहीं होते, उसको अपना पड़ोसिया बहुत पसंद होता है। तो सोडियम कौन पसंद है? उसका पड़ोसिया क्लोरीन। लेकिन सोडियम को ऐसे कभी जुड़ा हुआ देखे हैं? नहीं देखे होंगे। क्या आपने कैल्शियम को जो है Cl2 के साथ जुड़ा हुआ देखे होंगे? क्या कैल्शियम को कैल्शियम के साथ जुड़ा हुआ देखे हैं? नहीं देखे होंगे सर। लेकिन कार्बन जो है वो खुद के साथ मिलके, अर्थात कार्बन जो है वो खुद के साथ मिलके, मतलब कार्बन के साथ मिलके लंबा चेन बना सकता है। कार्बन के साथ मिलके लंबा चेन बना सकता है। कार्बन के साथ मिलके ब्रांच चेन बना सकता है। कार्बन के साथ मिलकर के बंद श्रृंखला, क्लोज साइकिल बना सकता है। इसी गुण का नाम है कैटनेशन गुण। अर्थात कैटनेशन गुण क्या है कि कार्बन के पास एक कैटनेशन गुण क्या है कि कार्बन के पास एक गुण है। गुण क्या है कि कार्बन जो है स्वयं के साथ जुड़ के, मतलब कार्बन के साथ जुड़ के लंबा चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, क्लोज चेन बना सकता है। इस गुण को बोलते हैं कार्बन का कैटनेशन गुण। और इसी गुण के कारण वो लंबा मतलब
10 लाख से अधिक यौगिक का निर्माण कर चुका है। तो क्या बोलेंगे, कार्बन का कैटेनेशन गुण क्या लिखेंगे, कार्बन का कार्बन के साथ जुड़कर लंबा चेन, ब्रांच चेन तथा क्लोज चेन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कार्बन का कैटेनेशन गुण। फिर से लिखिए, कार्बन के साथ जुड़ करके नॉर्मल चेन, ये जो लंबा चेन को बोलते हैं नॉर्मल चेन, ब्रांच चेन और क्लोज चेन बनाने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को कार्बन का कैटेनेशन गुण कहा जाता है। तो नंबर 1 नॉर्मल चेन। तो ये नॉर्मल चेन कैसे बनेगा, जरा देखिए, कार्बन के साथ जुड़ गया, देखिए आप, कार्बन के साथ एकदम लंबा सा चेन बना लिया। दूसरा क्या है, ब्रांच चेन, इसको बोलते हैं शाखा युक्त श्रृंखला, ब्रांच चेन कैसे, कार्बन एगो ठल्ली निकल गया, फिर कार्बन एक ठल्ली निकल गया, फिर कार्बन, मतलब क्या है, उसमें से कुछ इधर उधर निकल जाए। उसके बाद क्या है अगला, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, क्लोज चेन, बंद श्रृंखला बोलते, देखो ना, कार्बन ये बंद हो गया, देखो कार्बन ये बंद हो गया, कार्बन ऐसे बंद हो गया। तो ये सभी क्या है, ये सभी है क्लोज चेन। तो कार्बन के साथ मिलकर के नॉर्मल चेन बनाता है, कार्बन के साथ मिलकर के ब्रांच चेन बनाता है, कार्बन के साथ मिलकर के क्लोज चेन बनाता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कार्बन का कैटेनेशन गुण। और इसी गुण के कारण कार्बन का 10 लाख से भी अधिक यौगिक आपके सामने प्रकृति में मौजूद है। तो आपने क्या पढ़ा कि कार्बन जो है वो प्रकृति में 2 अवस्था में है, एक मुक्त अवस्था में और एक क्या है, संयुक्त अवस्था में। तो ये जो आपके सामने मुक्त अवस्था है, उस मुक्त अवस्था के रूप में हो गया ग्रेफाइट के रूप में, हीरा के रूप में, और कौन हो गया, एक कोयला के रूप में। और जो संयुक्त अवस्था हो गया उसमें मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, उसके बाद हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी रूपों में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं उसका जो मुक्त अवस्था है। तो मुक्त अवस्था में 3 चीज़ है, एक है हीरा, एक है ग्रेफाइट और एक क्या है, कोयला। ठीक है, तो इस तीनों को जरा हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या देंगे, हीरा, कार्बन का मुक्त अवस्था। तो मुक्त अवस्था में कौन हो गया, हीरा। तो सबसे पहले किसको स्टडी करेंगे आप, हीरा को। तो हम लोग को ये समझना है कि हीरा क्या है, इसका बनावट कैसा होता है, और फिर इसमें क्या क्या गुण हैं, और उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे ग्रेफाइट को। तो आप अगला क्या देंगे, हेडिंग, आपने हेडिंग दिया हीरा, ये है आपके सामने डायमंड, आप स्टडी करने आए हो डायमंड का। ठीक है, सबसे पहली बात जानिए कि डायमंड का जो बनावट होता है वो होता है रेगुलर टेट्राहेड्रन। कैसा होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रन। और ये जो हीरा है, ग्रेफाइट है, कोयला है, इसे कार्बन की मुक्त अवस्था भी कहते हैं, और इसका एक नाम है कार्बन के अपरूप। हीरा, ग्रेफाइट और कोयला को क्या बोलते हैं, अपरूप। तो एक वर्ड आपको सिखाने जा रहे हैं, जरा इधर बगल में आप सीखिए, अपरूप तथा अपरूपता। एक टर्म लाए हैं अपरूप और एक टर्म क्या लाए हैं, अपरूपता। देखेंगे सर अपरूप क्या है, बोलता है वैसे तत्व जिनके रासायनिक गुण आपस में समान हो लेकिन भौतिक गुण अलग अलग हो। क्या बोले, वैसे तत्व जिनके रासायनिक गुण आपस में क्या हो, समान हो, लेकिन भौतिक गुण क्या हो, अलग अलग हो। फिर से, वैसे तत्व जिनके रासायनिक गुण आपस में समान हो और भौतिक गुण क्या हो, अलग अलग हो, वैसे सभी तत्व को आपस में अपरूप कहते हैं और इस गुण को अपरूपता कहते हैं। क्या बता रहे थे हम, वैसे तत्व जिनके भौतिक गुण जिनके रासायनिक गुण समान हो और भौतिक गुण अलग अलग हों, वैसे सभी तत्व को आपस में ये अपरूप कहते हैं। और इस अपरूप होने का जो एक टेंडेंसी है, जैसे जुड़मा बोलते हैं जुड़मा, तो वैसे ही अपरूप होने का जो एक टेंडेंसी है, एक तरीका है, और उसी तरीका को क्या बोलते हैं, अपरूपता। ओके, तो जब 2 या 2 से अधिक तत्वों का भौतिक गुण अलग अलग हो और रासायनिक गुण जो है वो समान हो, तब ऐसे तत्व को अपरूप कहते हैं, और इस गुण को क्या बोलते हैं, अपरूप होने के गुण को अपरूपता कहते हैं। तो आपने क्या डिस्कस कर रहा था,
आप डिस्कस कर रहे थे हीरा के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये जो हीरा है वो कार्बन का अपरूप है, नंबर 1। पहली बात, हीरा क्या है? हीरा कार्बन का अपरूप है। दूसरा, ये कार्बन का अपरूप है, हीरा जो है वो कार्बन का अपरूप है, ठीक। दूसरा, हीरा का बनावट टेट्राहेड्रन होता है, टेट्राहेड्रॉन होता है। टेट्राहेड्रन का मतलब इसमें एक कार्बन जो है अपने अगल बगल के 4 कार्बन से जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रन। क्या बोले? एक कार्बन जो है वो अपने अगल बगल के 4 कार्बन से जुड़ा होता है। क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे थे कि इसमें एक कार्बन जो होता है अपने अगल बगल के 4 कार्बन से जुड़ा होता है। इसी को हिंदी में कहते हैं चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय क्या बोलते हैं आप इसको? इसको आप क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय। कंप्लीट। तीसरा क्या गुण है इसका? इसमें तीसरा गुण क्या है कि हीरा में कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। देखिए ना, इस कार्बन के बीच में एगो बॉन्ड है, यहाँ भी एगो बॉन्ड है, यहाँ भी एगो बॉन्ड है और यहाँ भी एगो बॉन्ड है। तो आपको क्या जानना है, इसमें कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। चौथा, आपको बताए थे कि सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो सभी बॉन्ड कैसे होंगे? सभी बॉन्ड कैसे होंगे? सभी बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। सभी बॉन्ड कैसा होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। कंप्लीट। सभी बॉन्ड कैसा होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। और पांचवा आपको ये जानना है, सभी बॉन्ड सिग्मा। अब और क्या बताए थे? सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो बहुत मजबूत होता है। सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है? बहुत मजबूत होता है। इसीलिए ये जो आपका ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट कैसा होगा? मजबूत होता है। और इसी मजबूत को हम लोग बोलते हैं कठोर। सॉरी, ये हीरा कैसा होता है? कठोर होता है, ठीक। अगर ये सिंगल बॉन्ड है, अगर ये कठोर है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और घनत्व अधिक होगा। तो इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका घनत्व कैसा होगा? उच्च होता है। इसका घनत्व कैसा होता है? उच्च होता है। कंप्लीट। ये जो आपका हीरा है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और घनत्व कैसा होता है? उच्च होता है। कंप्लीट। नेक्स्ट, सातवां आपको ये समझना है कि ये जो हीरा है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और क्या होता है? ये उच्च होता है। हीरा पारदर्शी होता है। हीरा कैसा होता है? पारदर्शी होता है। लेकिन यदि उसमें हीरा कैसा होता है? पारदर्शी होता है। लेकिन यदि उसमें कुछ अशुद्धि मिला दिया जाए तो उसका रंग चेंज हो सकता है। अगर हीरा में कुछ अशुद्धि मिला दिया जाए उसका रंग क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। इसीलिए, लेकिन शुद्ध हीरा जो होगा वो कैसा होगा? पारदर्शी। क्या बोल रहे थे? शुद्ध हीरा कैसा होगा? पारदर्शी। शुद्ध हीरा कैसा होगा? पारदर्शी। और अगर उसमें कुछ अशुद्धि मिला दिया जाए तो वो कैसा हो जाएगा? वो पारदर्शी नहीं होगा, वो किसी न किसी रंग का हो जाएगा, ठीक है। अगला 7वां के बाद 8वां, हीरा का जो अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक होता है। लाइट में पढ़ाए थे अपवर्तनांक कितना? 2.42, उसको 2.5 लिख देते हैं हम। अपवर्तनांक कितना होता है? सबसे उच्च होता है। कितना हो गया? 2.5। हीरा का अपवर्तनांक 2.5 होता है, ठीक है। पारदर्शी हीरा, पारदर्शी हीरा का उपयोग, पारदर्शी जो हीरा होता है, पारदर्शी हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में होता है। पारदर्शी हीरा का उपयोग किस में होता है? आभूषण बनाने में होता है। और जो काला हीरा होता है, ब्लैक डायमंड जो होता है, काला हीरा का उपयोग, इसका उपयोग होता है कांच काटने में। इसका उपयोग कौन सी में? कांच काटने में। काला हीरा का उपयोग कांच काटने में, पत्थर में छिद्र करने में, पत्थर में छिद्र करने में, उसके बाद पॉलिश करने में किसका उपयोग होता है? काला हीरा का। पारदर्शी हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में, काला हीरा का उपयोग कांच काटने में, पत्थर में छिद्र करने में, पॉलिश करने में इत्यादि में किसका उपयोग होता है? काला हीरा का। 11वां जो पॉइंट है, 11वां पॉइंट कहता है कि हीरा जो है वो इस हीरे को आप, ये हीरा कार्बन का अपरूप है। और तीसरी बात, एक यौगिक होता है, इसका नाम है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहते हैं। क्या बोले? सिलिकॉन कार्बाइड को क्या कहते हैं? कृत्रिम हीरा कहते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड को आप क्या कहते हैं? कृत्रिम हीरा कहते हैं। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को क्या कहते हैं आप? कृत्रिम हीरा। 12वां पॉइंट है, हीरा जो होता है वो विषैला होता है। हीरा कैसा होता है? हीरा कैसा होता है? तो हीरा क्या बोले? हीरा विषैला होता है। हीरा कैसा होता है? तो हीरा क्या बोला आपने?
हीरा कैसा होता है? तो विषैला होता है। कंप्लीट। 13वां पॉइंट है आपके सामने, हीरा जो है वो उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। सिंगल बॉन्ड है, बहुत मजबूत होता है। तो हीरा उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा, ये 13 पॉइंट है किसका? हीरा का। सबसे पहले हीरा कार्बन का अपरूप है। हीरा का बनावट चतुष्फलकीय होता है। इसमें हीरा में एक कार्बन अपने अगल बगल के 4 कार्बन से जुड़ा होता है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। सभी बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, मतलब इसमें पाई बॉन्ड नहीं होता है। पाई सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है, इसीलिए हीरा कठोर होता है। हीरा का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका जो क्वथनांक है, द्रवनांक है और घनत्व है वो उच्च होता है। हीरा पारदर्शी होता है। यदि हीरा में शुद्ध हीरा पारदर्शी होगा, अगर हीरा में कोई अशुद्धि मिला दिए तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका अशुद्ध हो जाएगा और वो पारदर्शी। हीरा का अपवर्तनांक 2.5 होता है। ही पारदर्शी हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में, काला हीरा जो दूसरा है उसका उपयोग होता है कांच काटने में, पत्थर में छिद्र करने में, पॉलिश करने में। और अगला है सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहते हैं। हीरा विषैला होता है। हीरा उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। कंप्लीट। सर, हीरा का अलग अलग प्रकार है। जैसे आपके पास होता है हीरा, आप सुने होंगे कोहिनूर हीरा के बारे में। कोहिनूर हीरा हो गया, काला हीरा हो गया, पन्ना हीरा हो गया। उसके बाद आपका ये सभी शुद्ध हीरा, पारदर्शी हीरा हो गया। और ये सभी जो है हीरा का प्रकार होता है। एक 14वां पॉइंट आप समझिएगा, 14वां समझिएगा। हीरा जो है वो चमकदार होता है। 15वां पॉइंट, 14वां पॉइंट आपके सामने, हीरा चमकदार होता है। और ये चमकता क्यों है ये आपको बताए होंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से हीरा चमकदार होता है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार होता है। हीरा चमकदार होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या बोले? हीरा कैसा होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा कैसा होगा? तो आपने क्या बोला? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा कैसा होता है? चमकदार होता है। कंप्लीट। तो आपके सामने आया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा कैसा हो गया? चमकदार। तो ये 14 पॉइंट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंप्लीट। नेक्स्ट, अब हम लोग को जानना है ग्रेफाइट के बारे में, और तब आप हीरा और ग्रेफाइट में अंतर आपके लिए होमवर्क होगा। जब हम हीरा और ग्रेफाइट आपको पढ़ा देंगे तो आप हमें लिख के भेजेंगे हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। तो अगला हेडिंग दीजिए आप, ग्रेफाइट। अगला हेडिंग है आपके पास ग्रेफाइट। सबसे पहली बात जानिए कि ग्रेफाइट जो है ये भी कार्बन का अपरूप है। ये भी कार्बन का अपरूप है। कौन? ग्रेफाइट जो है ये भी कार्बन का अपरूप है। दूसरा, ग्रेफाइट का बनावट हेक्सागोनल होता है। कैसा होगा? हेक्सागोनल। इसको बोलते हैं षष्ठफलकीय होता है। हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल का मतलब कैसा, वो देखिए जरा। हेक्सागोनल का मतलब हो गया ऊपर में भी 6 कार्बन, ये जितना कॉर्नर दिख रहा है ना, कॉर्नर, ये सभी मतलब क्या, कार्बन में ये जितने कॉर्नर होंगे, हम कहें ना कहें वो कार्बन को बताएगा। तो कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन। और यही 6 कार्बन ऐसा ही नीचे में भी होता है। ऐसा ही नीचे में भी होता है। और ये ऊपर का जो लेयर है वो नीचे के लेयर से इस प्रकार से जुड़ा होता है। इस प्रकार से क्या है? जुड़ा हुआ है। तब जो एक मतलब क्या, 6 कार्बन का चेन, ऊपर में 6 कार्बन का चेन ऊपर में है, 6 कार्बन का चेन नीचे में। देखिए ना, 6 कार्बन का चेन ऊपर में, 6 कार्बन का चेन नीचे में। और दोनों लेयर के बीच में ये जो बॉन्डिंग है ये डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड होने की वजह से ये कमजोर होता है। जिस कारण से ये आपको क्या बताए थे, सिंगल बॉन्ड मजबूत और उससे कमजोर डबल बॉन्ड। जिस कारण से यदि आप पेंसिल, देखिए आप पेंसिल, यदि आप पेंसिल को ऐसे करेंगे तो ग्रेफाइट उंगली में लग जाएगा। अर्थात यदि उस पर हम लोग लेयर बाय लेयर जो है वो फिसल सकता है। तो ग्रेफाइट का बनावट कैसा होता है? हेक्सागोनल। ये कठोर होता है कि मजबूत होगा या मुलायम होगा? तो आपने क्या बोला, ये जो ग्रेफाइट है वो कैसा होता है? मुलायम होता है। ग्रेफाइट कैसा होगा? मुलायम होगा। चौथा, इसका बनावट कैसा? हेक्सागोनल।
ये जो आपका ग्रेफाइट है वो कैसा हो गया, मुलायम, मतलब इसके बॉन्ड कैसे होंगे, इसका बंधन बॉन्ड कमजोर होता है। इसका बॉन्ड कैसा होता है, इसका बॉन्ड कैसा होगा, इसका बॉन्ड कमजोर होता है। पांचवा, इसका बॉन्ड कमजोर होने की वजह से, इसका बॉन्ड कमजोर होने की वजह से, इसका बॉन्ड कमजोर होने की वजह से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। बॉन्ड कमजोर होने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया तो वह उष्मा और विद्युत का सुचालक होगा। उष्मा और विद्युत का सुचालक होगा, उष्मा और विद्युत का सुचालक होगा। और बॉन्ड कमजोर होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका घनत्व, ये तीनों निम्न होगा, मतलब कम होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और घनत्व, ये तीनों क्या होगा, कम होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और घनत्व क्या होगा, कम होगा। और आठवां, इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग, ये इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं पेंसिल बनाने में, काजल बनाने में इत्यादि। पेंसिल बनाने में, काजल बनाने में आप किसका उपयोग करते हैं, आप उपयोग करते हैं किसका, तो ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। इसका बनावट कैसा होता है, इसका बनावट षष्ठ फलकीय होता है, ये मुलायम होता है, इसमें इसका बॉन्ड कमजोर होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बॉन्ड कमजोर होगा तो बॉन्ड टूट जाता है, जिसके कारण इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ये उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, घनत्व इसका कम होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, पेंसिल और कागज बनाने में करते हैं। और दूसरी बात जो है, इसका एक लेयर दूसरे लेयर पर, इसका एक लेयर दूसरे लेयर पर फिसलता है। एक लेयर दूसरे लेयर पर फिसलता है। एक लेयर दूसरे लेयर पर क्या बोले, फिसलता है। कंप्लीट। 10वां जो आपको पॉइंट है आपके सामने वो ये है कि ग्रेफाइट जो होता है, वो ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जब आप ग्रेफाइट को गर्म करते हैं लगभग 2200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, यदि आप इसको समझिए, यदि आप ग्रेफाइट को गर्म करेंगे तो वो हीरा बन जाएगा, हीरा बन जाएगा। और यदि ग्रेफाइट को गर्म करके आप हीरा बनाते हैं तो इसको बोलते हैं काला हीरा। क्या बोलते हैं इसको, काला हीरा। बताइए काला हीरा किसे बोलते हैं, ग्रेफाइट को। कैसे बनता है, जब आप ग्रेफाइट को गर्म करेंगे तो वो 2200 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो क्या बन जाएगा, वो बनता है हीरा। और उस हीरे का क्या नाम है, काला हीरा। क्या नाम उसका, काला हीरा। 11वां जानिए, यदि आप हीरा को गर्म करते हैं, अगर आप हीरा को गर्म करेंगे तो वो ग्रेफाइट में बदल जाता है, ग्रेफाइट बन जाता है। हीरा को अगर आप गर्म करेंगे तो वो ग्रेफाइट बन जाता है, और यदि ग्रेफाइट को गर्म करेंगे तो वो क्या बन जाता है, हीरा बन जाता है। इस प्रकार आपने क्या देखा, हीरा के बारे में देखा, ग्रेफाइट के बारे में देखा। अगला हेडिंग देंगे आप, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। आपने पढ़ा था कि हीरा विषैला होता है, लेकिन ग्रेफाइट में लिख देंगे 12वां पॉइंट में, ये विषैला नहीं होता है। 12वां पॉइंट में लिख देंगे कि हीरा जो ग्रेफाइट है वो विषैला नहीं होता है। तो अब आपको क्या जानना है, अब जानना है, अगला हेडिंग है हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट है, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर क्या पढ़ा आपने, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। तो आप क्या करेंगे, इस साइड आपने क्या लिख दिया, हीरा, और इस साइड आपने क्या लिख दिया, ग्रेफाइट। इस साइड ग्रेफाइट और इस साइड हीरा। चलिए कुछ पॉइंट्स अच्छा लिखिए। सबसे पहला, हीरा का बनावट टेट्राहेड्रन होता है, और ग्रेफाइट का बनावट जो है वो हेक्सागोनल होता है। दूसरा, हीरा जो है वो उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट जो है वो उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट जो है वो मुलायम होता है। चौथा, हीरा विषैला होता है, चौथा हीरा, ग्रेफाइट विषैला नहीं होता है। पांचवा, हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में, कांच काटने में, पत्थर पर पेंट करने में, पत्थर को तोड़ने में, और ग्रेफाइट का उपयोग होता है पेंसिल और काजल बनाने में। ये आपका 5 एकदम से ग्रेटेस्ट अंतर है। किसमें, हीरा और ग्रेफाइट में 5 ग्रेटेस्ट अंतर है। हीरा और ग्रेफाइट में ये क्या है, 5 ग्रेटेस्ट अंतर है। कंप्लीट 5 ग्रेटेस्ट अंतर है। ओके, नेक्स्ट। अब आप क्या बोले थे, हीरा के रूप में होता है, ग्रेफाइट के रूप में होता है, और एक होता है कोयला। तो अगला हेडिंग आप दीजिए, कोयला के रूप में। हालांकि कोयले का निर्माण आपको हम पीछे पढ़ाए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि जो कार्बन है, कार्बन की एक मुक्त अवस्था कोयला भी है। तो अगला हेडिंग आपने क्या दिया, कोयला।
तो सबसे पहले जानना है कोयला का निर्माण कैसे होता है। तो आपको बताए हुए हैं कि जब कभी भी आपको बताएं कि जब कभी भी किसी प्राकृतिक घटना के कारण, जब कभी भी किसी प्राकृतिक घटना के कारण पेड़ पौधा धरती फट गया और उसमें पेड़ पौधा समा जाता है, तो अत्यधिक ताप और दाब के कारण उस पौधे का एक प्रकार का ये जैविक अपघटन होता है। जब किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, जैसे भूकंप आ गया, जब प्राकृतिक आपदा के कारण धरती फट जाती है और पेड़ पौधे उसमें समा जाते हैं, तब अत्यधिक दाब और ताप के कारण जब उसका जैविक अपघटन होता है, तब वह पेड़ पौधे एक नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम लोग कोयला कहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोयला बोलते हैं। आपने लिख दिया। अब कोयले का प्रकार, कोयला 4 प्रकार का होता है, इसको आप याद रखेंगे, ABLP। ये है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट, लिग्नाइट, और चौथा है पीट। ये 4, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है और सबसे वर्स्ट क्वालिटी है। वर्स्ट मतलब बहुत ही भद्दा किस्म का है और बहुत ही अच्छा है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन हो गया, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 90%, इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 85%, इसमें कार्बन की मात्रा 75%, इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 65%। ये हम एक एवरेज लिखे हैं। हम लोग जो जनरली यूज करते हैं वो एंथ्रासाइट नहीं है, वो बिटुमिनस है। हम लोग जो जनरली यूज करते हैं वो कौन सा कोयला है, जनरली यूज किसका करते हैं, बिटुमिनस का। अगर आपसे पूछा जाए कि कंपनी में या किसी फैक्ट्री में किस प्रकार के कोयले का उपयोग किया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया, किसका यूज होता है, बिटुमिनस का। ठीक है, इस बिटुमिनस कोयला का हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये क्या था, कोयला, मतलब इस 3 रूप में, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला के रूप में होता है। एक और है कार्बन का जो मुक्त अवस्था है, उसका नाम है फुलेरिन। ये जो फुलेरिन है ये फुटबॉल के आकार का होता है। फुलेरिन किस आकार का होगा, फुटबॉल के आकार का। और इस फुलेरिन का निर्माण किया था बकमिस्टर फुलेरिन, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया फुलेरिन। जो इसका आविष्कार किया वो कौन किया, फुलेरिन का आविष्कार बकमिस्टर फुलेरिन। फुलेरिन जो होता है वो फुटबॉल के आकार का होता है और उसमें फुलेरिन तब बनता है जब कार्बन की संख्या 60 से अधिक, कार्बन की संख्या जब 60 से अधिक होती है तब वो एक गोल स्ट्रक्चर, फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर लेने लगता है, जिसका नाम क्या है, फुलेरिन। ठीक है, फुलेरिन में कार्बन की संख्या 60 या 60 से अधिक होती है। फुलेरिन का आविष्कार किसने किया, तो फुलेरिन का आविष्कार किया बकमिस्टर फुलेरिन साहब ने। ओके, आज की क्लास को हम लोग यहाँ तक रोकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।